प्यारे बच्चों, आज हमारा सेकंड लेक्चर है। हमने 11वां अध्याय प्रारंभ किया था, ठीक है। और पिछले लेक्चर में हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा देख ली थी, ठीक है। कि जब किसी धातु पर एक विशिष्ट आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा कि एक बात और बताऊंगा आपको कि कुछ क्षारीय धातुएं कौन सी होती है? ऐसी धातुएं जिनके अंतिम ऊर्जा कोष में या अंतिम ऊर्जा स्तर में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उनकी प्रवृत्ति क्या होती है? उस इलेक्ट्रॉन को त्यागने की होती है। तो ऐसी धातुओं पर अगर हम थोड़ी सी ऊर्जा का ही अगर प्रकाश डाल देते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। तो कुछ क्षारीय धातुएं जैसे सोडियम, ठीक है ना, कुछ क्षारीय धातुएं जैसे कौन कौन सी धातुएं हैं? सोडियम हो गई। सोडियम के अंतिम ऊर्जा स्तर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। लिथियम हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, ये दृश्य प्रकाश के लिए, ठीक है ना। यानी कि ये मान लो कोई धातु है और या तो ये किसकी है? लिथियम की है, या सोडियम की है, या पोटेशियम की है। ये ऐसी धातुएं, ये क्षारीय धातुएं हैं। कौन सी धातुएं हैं? ये क्षारीय धातुएं हैं। ये हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 11, और आज उसका लेक्चर नंबर क्या है? 2। तो ये जो क्षारीय धातुएं हैं ये कम ऊर्जा के प्रकाश, ठीक है ना, कम ऊर्जा का प्रकाश जो होता है उसको हम बोलते हैं दृश्य प्रकाश, ठीक है ना। कम ऊर्जा के प्रकाश यानी कि निम्न ऊर्जा, कम ऊर्जा या निम्न ऊर्जा लिख दो कि निम्न ऊर्जा के प्रकाश के लिए भी क्या दिखा देती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना दिखा देती है। यानी कि इनके ऊपर हम अगर साधारण जो दृश्य प्रकाश होता है वो भी आपतित करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या निकल जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। दूसरी तरफ कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जैसे कि मैग्नीशियम, कैडमियम आदि, ठीक है। ये जो हैं ये अधिक ऊर्जा के प्रकाश, जिस अधिक ऊर्जा का प्रकाश, कौन सा प्रकाश? यानी कि पराबैंगनी प्रकाश, अल्ट्रावायलेट लाइट, पराबैंगनी प्रकाश के लिए क्या दिखाती है? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना दिखाती है। क्योंकि इन धातुओं में इलेक्ट्रॉन है वो क्षारीय धातुओं की तुलना में अधिक मजबूती से बंधे होते हैं, ठीक है बेटा। ये अब देखो हमने जो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ लिया था, अब हम इस प्रकाश विद्युत प्रभाव का क्या करेंगे? प्रायोगिक अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? प्रायोगिक अध्ययन। तो देखो अब हमारा टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव का, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन, ठीक है। पूरा वीडियो अच्छे से देखोगे ना तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब बेटा देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव का अगर प्रायोगिक अध्ययन करना है तो हमें एक प्रायोगिक व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखो कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन करने के लिए हम निम्न प्रायोगिक व्यवस्था को उपयोग में लेते हैं। तो अब मैं प्रायोगिक व्यवस्था बना रहा हूँ। ये देखो बेटा, इसमें प्रायोगिक व्यवस्था में ये एक क्या है? इस प्रायोगिक व्यवस्था में ये क्या है बेटे? ये है निर्वातित कांच की नलिका। निर्वातित कांच की क्या है? नलिका है, ठीक है। और इसमें ये क्या लगी हुई है? खिड़की, या इसको ग्वाक्स बोल सकते हैं। खिड़की, W से डिनोट कर दिया, विंडो, ठीक है ना। ये खिड़की है और यहाँ पर ये क्या है? ये यहाँ पर क्या है? S का मतलब सोर्स, यानी कि ये क्या है? प्रकाश स्रोत, ठीक है बेटा। और इस निर्वातित नलिका में ये दो धातु के इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ये तो क्या है? कैथोड, और ये क्या है? एनोड। अब मैंने इन दोनों के बीच में क्या किया है? एक दिक् परिवर्तक लगा दिए। ये समझाता हूँ क्या होता है दिक् परिवर्तक, ठीक है। ये दिक् परिवर्तक क्या होता है अभी समझाता हूँ मैं। एक बार इस चित्र को पूरा करता हूँ, आप चित्र समझिए कैसे बना रहा हूँ मैं। इसको हम बोलते हैं दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक का मतलब दिशा को बदलने वाला, दिक् परिवर्तक,
दिक् परिवर्तक के माध्यम से हमने एक विभव विभाजक व्यवस्था जोड़ दी, ये प्लस बैटरी का, ये माइनस, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, और यहाँ पर ये की लगाओ तो ठीक है, और यहाँ पर ये हमने क्या जोड़ दिया, एक धारा नियंत्रक। ये निशान किसका होता है, आपने 10वीं में सीखा था, धारा नियंत्रक का। इसको रियोस्टेट बोलते हैं और ऐसे RH से लिखते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो ये बैटरी का आप धनसिरा देखो, ये धनसिरा है, ये यहाँ से गया और यहाँ से होता हुआ एनोड से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, और ये ऋण सिरा है, ये यहाँ से होता हुआ और किससे जुड़ा हुआ है, कैथोड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो बेटा इस डायग्राम को समझते हैं। अब ये जो वोल्टेज है बैटरी लगा रखी है, बैटरी से जो वोल्टेज लगा रखी है किसके बीच में लगा रखी है, कैथोड और एनोड के बीच में। अब ये मान लो 50 वोल्ट की बैटरी है, हमने इनके बीच में 2 वोल्ट लगा रखा है, 5 वोल्ट लगा रखा है, कितना वोल्ट लगा रखा है वो पढ़ने के लिए हम यहाँ पर एक समांतर क्रम में क्या जोड़ देते हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हमेशा कौन से क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। अब इस परिपथ में कोई धारा प्रवाहित होगी तो उस धारा को पढ़ने के लिए श्रेणी क्रम में क्या जोड़ेंगे, माइक्रो एमीटर। एक एमीटर होता है, ठीक है, और कम धारा मापनी हो तो मिली एमीटर होता है, और भी कम धारा मापनी हो तो माइक्रो एमीटर होता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर कम धारा प्रवाहित होती है, बताएंगे आपको। अब यहाँ से ये प्रकाश इसके ऊपर आपतित होता है, यहाँ से इसके ऊपर ये प्रकाश आपतित होता है और उससे ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। ये चित्र है, और ये जो सेटअप है ना, इसको हम बहुत जगह कई बार ये यूज आती है ये चीज़, ठीक है। इस सेटअप को हम क्या बोलते हैं, ये जो सेटअप है भाई, ये तो बैटरी हो गई, ये कुंजी K हो गई, इस सेटअप को हम क्या बोलते हैं, विभव विभाजक व्यवस्था, यानी कि विभव को विभाजित करने वाली व्यवस्था, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, अब एक चित्र मैं यहाँ पर और बनाता हूँ। इस चित्र में और इस चित्र में क्या फ़र्क है, देखो आप, कैथोड और ये एनोड, और यहाँ पर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, वोल्ट मीटर जोड़ दो और ये एम मीटर जोड़ दो। इस चित्र में और इस चित्र में वैसे देखा जाए तो कोई फ़र्क नहीं है। देखो यहाँ पर एनोड किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी से। यहाँ पर एनोड है बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एनोड इससे होता हुआ दिक् परिवर्तक से होता हुआ बैटरी के पॉजिटिव से। यहाँ पर कैथोड किससे, बैटरी के नेगेटिव से। यहाँ पर भी देखो कैथोड है वो किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये पढ़ने के लिए वोल्ट मीटर लगा रखा है और धारा को पढ़ने के लिए माइक्रोमीटर लगा रखा है। विभव को पढ़ने के लिए वोल्ट मीटर और धारा को पढ़ने के लिए वोल्ट मीटर। इस सर्किट में दिक्कत क्या है, देखो, अगर मान लो ये 50 वोल्ट की बैटरी है तो हम कैथोड और एनोड के बीच में अगर वोल्टेज पढ़ेंगे तो कितना बताएगा, 50 वोल्ट ही बताएगा। मैं ये देखना चाहता हूँ भाई मैं वोल्टेज को इसमें परिवर्तित करूँ, 2 वोल्ट लगाऊँ, 3 वोल्ट लगाऊँ, 4 वोल्ट लगाऊँ, फिर देखूँ मैं धारा बढ़ रही है घट रही है। तो वो इस चित्र से, इस प्रायोगिक व्यवस्था की सहायता से मैं ये कर सकता हूँ का, नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें इस विभव को बांटना है। विभव को बांटने के लिए हमने क्या कर दिया, विभव विभाजक व्यवस्था लगा दी। विभव विभाजक व्यवस्था में क्या होता है कि एक बैटरी और एक कुंजी K और एक धारा नियंत्रक, एक चीज़, 2 चीज़ और 3 चीज़ों को क्या जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में, ठीक है ना। बैटरी के एक सिरे से, बैटरी के दूसरे सिरे से कुंजी को, कुंजी के दूसरे सिरे से धारा नियंत्रक के पहले सिरे को, धारा नियंत्रक का दूसरा सिरा बैटरी से। तो इस प्रकार से हमने ये 1, 2, 3 चीज़ों को हमने क्या जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, ठीक है। तो हमने इसकी जगह विभव विभाजक व्यवस्था लगा दी। दूसरी चीज़, अगर मैं परिपथ में धारा की दिशा बदलना चाहता हूँ, धारा है वो बैटरी के धन सिरे से बहती है, ठीक है, और ऋण सिरे, धन सिरे से ऋण सिरे की ओर बहती है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी के ऋण सिरे से निकलते हैं और धन सिरे में प्रवेश करते हैं, यानी कि धारा है वो इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में होती है, ठीक है। अब मेरी बात सुन लो, या हम ये बोले भी परिपथ में अगर हमें धारा की दिशा को बदलना है, या ये बोलो कि कैथोड और एनोड की ध्रुवता को, पोलैरिटी को चेंज करना है। जैसे यहाँ पर एनोड है वो धनात्मक से जुड़ा हुआ है, धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ, कैथोड है वो ऋण टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। अब इसमें धारा की दिशा ये है, मैं अगर इस धारा की दिशा को क्या करना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ, अर्थात इसको नेगेटिव विभव पर करना चाहता हूँ और इसको पॉजिटिव विभव पर, धनात्मक विभव पर करना चाहता हूँ, तो फिर मैं ये बैटरी के तार हटाऊंगा, इसको बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ूंगा, इसको बैटरी के नेगेटिव से जोड़ूंगा। तो जितनी बार भी मेरे को कैथोड और एनोड की ध्रुवता बदलनी पड़ेगी उतनी बारी मेरे को ये काम करना पड़ेगा। इस समस्या से बचने के लिए हमने क्या लगा दिया, दिक् परिवर्तक। अब ये ऐसे है और ये ऐसे ब्रिज के रूप में ऐसे बना दिया, मतलब ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं है। अब इसे आप ऐसे समझो, ये बैटरी का पॉजिटिव है भाई, ये बैटरी का पॉजिटिव है, तो ये सिरा पॉजिटिव है और ये सिरा बैटरी का नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव फिक्स हैं।
अब देखो ये एनोड है, ये यहाँ पर इससे हमने बांध दिया ऐसे, ठीक है। ये जैसे जैसे ये अंगुली इधर उधर जाएगी तो ये एनोड है, ये भी उसके साथ साथ चलेगा। और इस हाथ के यहाँ पर हमने इसको कैथोड को बांध दिया, ठीक है ना। कैथोड से जो तार है कैथोड को यहाँ से जोड़ दिया। अब देखो बेटा, अब ये एनोड है, ये एनोड है वो किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से जुड़ा हुआ, तो एनोड पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। और ये कैथोड है, कैथोड किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से, तो कैथोड पर नेगेटिव आ गया। अब इसको मैंने ऐसे कहा, इधर लेकर गया तो ये एनोड इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो एनोड इधर आ गया। अब लेकिन एनोड किससे जुड़ गया, नेगेटिव से, तो अब एनोड पर नेगेटिव आ गया। और कैथोड है, कैथोड को मैं इधर लेकर गया, ये इससे बंधा हुआ है कैथोड, और कैथोड का जो तार है वो इससे बंधा हुआ है, तो अब कैथोड किससे जुड़ गया, पॉजिटिव से, तो कैथोड पॉजिटिव पर हो गया। तो इस प्रकार से हम इस दिक् परिवर्तक की सहायता से परिपथ में धारा की दिशा बदल सकते हैं, अर्थात कैथोड व एनोड की ध्रुवता को बदल सकते हैं। तो ये दो चीज़ इस प्रायोगिक व्यवस्था में नहीं है, वो हमने इसमें ऐड किया, बाकी इसमें कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। अब देखो, तो इसको रटना नहीं है बिल्कुल भी चित्र को, कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन करने के लिए हम निम्न प्रायोगिक व्यवस्था को उपयोग में लेते हैं। इस प्रायोगिक व्यवस्था में, अब इस प्रायोगिक व्यवस्था का वर्णन करेंगे, तो अब हेडिंग क्या होगी, प्रायोगिक व्यवस्था का वर्णन। प्रायोगिक व्यवस्था का वर्णन, भाई इस प्रायोगिक व्यवस्था में क्या क्या चीज़ है उनके बारे में बताएंगे। तो प्रायोगिक व्यवस्था का वर्णन क्या है कि इस प्रायोगिक व्यवस्था में एक निर्वातित कांच की नलिका होती है, भाई इसमें निर्वात होता है और कांच की नलिका होती है, जिसमें प्रकाश के आपतन के लिए एक खिड़की भी लगी होती है, तथा इस निर्वातित नलिका में धातु के 2 इलेक्ट्रोड कैथोड व एनोड लगे होते हैं, जिनके मध्य इच्छित विभवांतर लगाने के लिए, जैसे 50 वोल्ट की बैटरी, लेकिन मैं तो 4 वोल्ट का लगाना चाहता हूँ, कभी 6 वोल्ट का लगाना चाहता हूँ, कभी 8 वोल्ट का लगाना चाहता हूँ, तो जिनके मध्य इच्छित विभवांतर लगाने के लिए एक क्या लगी होती है, विभव विभाजक व्यवस्था लगी होती है। तो विभव विभाजक व्यवस्था जब भी मैं नाम लूँ उसका मतलब है कि बैटरी, कुंजी और एक धारा नियंत्रक, 3 चीज़ें किस में जुड़ी हुई है, श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। तो कैथोड व एनोड के मध्य इच्छित विभवांतर लगाने के लिए एक विभव विभाजक व्यवस्था लगी होती है। इसके अलावा कैथोड व एनोड की ध्रुवता को बदलने के लिए, अर्थात परिपथ में धारा की दिशा को बदलने के लिए एक दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर भी चित्रानुसार लगा होता है। कैथोड व एनोड के मध्य आरोपित विभवांतर को या आरोपित वोल्टता को या आरोपित विभव को पढ़ने के लिए समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर जोड़ा हुआ होता है, तथा परिपथ में बहने वाली धारा के मान को पढ़ने के लिए, मान को देखने के लिए, पढ़ने के लिए एक श्रेणी क्रम में माइक्रोमीटर जुड़ा हुआ होता है। तो ये प्रायोगिक व्यवस्था का वर्णन हो गया। अब हम ये देखेंगे कि ये प्रायोगिक व्यवस्था कार्य कैसे करती है। तो प्रायोगिक व्यवस्था की अब क्या है, प्रायोगिक व्यवस्था की हम क्या देखेंगे, कार्य प्रणाली। प्रायोगिक व्यवस्था की हम क्या देखेंगे, कार्य प्रणाली। तो प्रायोगिक व्यवस्था की कार्य प्रणाली देखो बेटा, कि जब प्रकाश स्रोत से एक विशिष्ट आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश धातु इलेक्ट्रोड सी पर, सी का मतलब कैथोड, धातु इलेक्ट्रोड सी पर आपतित करवाया जाता है, तो धातु इलेक्ट्रोड सी से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। और ये जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है वो एनोड किससे जुड़ा हुआ है, धन टर्मिनल से। ये जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है वो धनात्मक, ध्यान से देखो, धनात्मक एनोड द्वारा अपनी तरफ क्या कर लिए जाते हैं, आकर्षित कर लिए जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश है और इसके ऊपर कैसा आवेश है, धनावेश है या धन विभव है, ठीक है ना। ये हम विभव वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको। धनावेश का मतलब यहाँ पर धन विभव है, ठीक है। तो भी धनावेश के कारण धन विभव होता है, ऋणावेश के कारण ऋण विभव होता है। ये हम जब विभव वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर बताएंगे कि ये जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है धनात्मक एनोड द्वारा अपनी तरफ आकर्षित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार निर्वात नलिका में इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण एक क्या बहने लग जाती है, धारा बहने लग जाती है, ठीक है। और उस धारा का मान हम माइक्रोमीटर से पढ़ लेते हैं। समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रॉन तो कैथोड से एनोड की ओर जाएंगे और धारा है वो एनोड से कैथोड की ओर होती हुई इस प्रकार से परिपथ के अंदर बहेगी। बात आ गई समझ में आपको। ये तो ये इसकी क्या होगी, कार्य प्रणाली। अब इस प्रायोगिक व्यवस्था, हमें प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन करना है, तो अब हम इस प्रायोगिक व्यवस्था की सहायता से निम्न बातों का अध्ययन करेंगे। इस प्रायोगिक व्यवस्था की सहायता से हम निम्न बातों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले कौन सी बात है कि धारा पर हम तीव्रता का प्रभाव देखेंगे। प्रकाश विद्युत धारा पर किसका प्रभाव देखेंगे, तीव्रता का प्रभाव देखेंगे। उसके बाद में प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव देखेंगे और उसके बाद में हम क्या देखेंगे, निरोधी विभव पर आपतित विकिरण की आवृत्ति का प्रभाव देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव, ठीक है बेटा।
यानी कि इस प्रायोगिक व्यवस्था की सहायता से हम कौन सी बातों का अध्ययन करते हैं, ये देखो, इस प्रायोगिक व्यवस्था से हम निम्न बातों का अध्ययन करते हैं। नंबर 1, प्रकाश विद्युत धारा पर। इस परिपथ में बेटा जो धारा प्रवाहित होगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्रकाश विद्युत धारा बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये जब प्रकाश डालते हैं तब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं और तब इसमें धारा प्रवाहित हुई है। तो प्रकाश के कारण उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों के कारण जो धारा निर्मित होती है, पिछले लेक्चर में बताया था, उस धारा को हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत धारा। ठीक है, 1 नंबर का एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि प्रकाश विद्युत धारा यानी कि प्रकाश के कारण जो धारा बहती है वो किस कोटि की होती है, माइक्रो एम्पियर कोटि की होती है। किसकी होती है, ये माइक्रो एमीटर है, ठीक है ना। माइक्रो एमीटर क्या पढ़ता है, माइक्रो एम्पियर कोटि की धारा पढ़ता है। तो प्रकाश विद्युत धारा की कोटि लिखिए, 1 नंबर का प्रश्न आ गया तो आप क्या बताओगे कि प्रकाश विद्युत धारा की कोटि क्या होती है, माइक्रो एम्पियर होती है, यानी कि माइक्रो एम्पियर कोटि की धारा प्रवाहित होती है प्रकाश के कारण। तो अब जो ये धारा बह रही है उस धारा पर यहाँ से प्रकाश की तीव्रता का क्या प्रभाव है ये देखेंगे। तो पहला अध्ययन क्या है, प्रकाश विद्युत धारा पर, प्रकाश विद्युत धारा पर किसका प्रभाव देखेंगे, तीव्रता का। प्रकाश विद्युत धारा पर किसका प्रभाव, प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव, प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। देखो बेटा, अब मेरी बात सुन लो, यहाँ से ये प्रकाश आपतित हो रहा है। प्रकाश की एक तो होती है तीव्रता, तीव्रता को अपन निरूपित करते हैं आई से। एक प्रकाश की होती है आवर्ती, आवर्ती को निरूपित करते हैं न्यू से, ठीक है ना। किससे निरूपित करते हैं, न्यू से। अब आवर्ती क्या होती है, प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। और एक तीसरी चीज क्या है, विभव, विभव V, ठीक है ना। एक हमारे पास विभव V हो गया। तो अब मेरे पास यहाँ पर 3 फैक्टर हो गए, एक तो विभव हो गया, कैथोड व एनोड के मध्य विभव हो गया, एक प्रकाश की तीव्रता होगी, एक प्रकाश की आवर्ती होगी। इन सब का किस पर प्रभाव देखेंगे, प्रकाश विद्युत धारा पर, या सरल शब्दों में आप उसको क्या बोल सकते हो, प्रकाशिक धारा, स्मॉल आई से निरूपित करते हैं इसको इस चैप्टर में, ठीक है। तो यानी कि मैं एक बार तीव्रता का किस पर अध्ययन करूँगा, धारा पर। तो धारा पर किसका, तीव्रता का प्रभाव, ठीक है। अब मान लो मेरे को इस क्लास में ये देखना है कि कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है, तो मैं बच्चों की केवल क्या पूछूंगा, परसेंटेज। मैं उनके गांव का नाम और उन सब बातों की चर्चा नहीं करूंगा। मैंने पूछा बेटा आपके कितने परसेंट है, आपके कितने परसेंट है, बीच में उस बच्चे ने कहा सर मैं उस गांव का हूँ, तो उस बात का इसमें कोई भी औचित्य नहीं है। समझ में आई क्या बात। तो हमें जिस चीज़ का अध्ययन करना है, धारा पर तीव्रता का अध्ययन करना है, तो हम आवर्ती को और विभव को नहीं बदलेंगे, क्योंकि हमें केवल तीव्रता के कारण धारा पर, तीव्रता का धारा पर प्रभाव देखना है। भी तीव्रता को कम ज़्यादा करते हैं तो धारा कम ज़्यादा होती है, नहीं क्या होता है। तो हम विभव और आवर्ती को नहीं हिलाएंगे, नहीं बदलेंगे। क्यों, क्योंकि हो सकता है इनके कारण भी ये बदल रही हो, तो फिर हमें तीव्रता का धारा पर सही अध्ययन नहीं मिल पाएगा। तो हम क्या बोलेंगे अब कि प्रकाश विद्युत धारा पर, क्या कहेंगे कि प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए, यानी कि प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए हम आपतित प्रकाश की आवर्ती को क्या रखते हैं, नियत रखते हैं, तथा कैथोड व एनोड के मध्य विभवांतर को भी क्या रखते हैं, नियत रखते हैं, ठीक है। तथा आपतित प्रकाश की तीव्रता को क्या करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, और उसके संगत परिपथ में बहने वाली धारा के मान नोट करते जाते हैं। यानी कि हम आवर्ती को और विभव को अपरिवर्तित रखते हुए किसको बढ़ाएंगे, तीव्रता को बढ़ाएंगे। यहाँ पर मैंने जैसे अब तीव्रता को बढ़ाया, पहले मैं प्रकाश की तीव्रता क्या होती है बताता हूँ आपको। देखो बेटा कि हम आपको आगे चलकर बताएंगे कि जो प्रकाश है ना वो फोटोन नाम के कणों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो प्रकाश की तीव्रता का मतलब होता है कि इकाई क्षेत्रफल पर आपतित होने वाले फोटोनों की संख्या, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर इकाई क्षेत्रफल पर, यानी कि ये जो एरिया है, मान लो क्षेत्रफल है इसका कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है, तो इकाई क्षेत्रफल पर कितने फोटोन आपतित हो रहे हैं, 3। और अब कितने फोटोन आपतित हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। तो अब हम कहेंगे कि प्रकाश की तीव्रता क्या है, ज़्यादा है, यानी कि अधिक तीव्रता का प्रकाश होगा उसमें फोटोनों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। कम तीव्रता का प्रकाश होगा उसमें फोटोनों की संख्या कम होगी। तो एकांक क्षेत्रफल पर आपतित फोटोनों की संख्या प्रकाश की क्या कहलाती है, तीव्रता कहलाती है, या तीव्रता व्यक्त करता है। इकाई क्षेत्रफल पर आपतित फोटोनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। ये बात आई आपको समझ में। और एक चीज़ और ध्यान रखो कि आपको पता है ये 3 फोटोन हैं,
और ये धातु के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। अब एक फोटोन है ना, ये आइंस्टाइन ने बताया था कि एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन के साथ अनन्य क्रिया करता है, यानी कि एक फोटोन है वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही अंत्य क्रिया करता है। यानी कि एक फोटोन, अगर इस फोटोन की ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उससे ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो अब मेरी बात सुन लो, यहाँ पर 3 फोटोन है तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं? 3 निकल सकते हैं। अब अगर मैंने तीव्रता बढ़ा दी, 4 फोटोन आपतित करवा दिए, तो अब 4 फोटोन निकल सकते हैं। ये भी संभव है कि भी 3 ही निकले, लेकिन जैसे जैसे मैं तीव्रता बढ़ाऊंगा तो आपतित फोटोनों की क्या बढ़ेगी? संख्या बढ़ेगी। और आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ेगी तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की क्या बढ़ेगी? संख्या बढ़ेगी। और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी तो किसका मान बढ़ जाएगा? धारा का मान बढ़ जाएगा। तो ये अध्ययन हो गया। तो अब देखो इसको समझो, क्या बोलेंगे हम कि प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए हम आपतित प्रकाश की आवृत्ति को और कैथोड व एनोड के मध्य विभव को क्या रखते हैं? नियत रखते हैं, तथा आपतित प्रकाश की तीव्रता को बदलते जाते हैं और इसके संगत परिपथ में बहने वाली धारा के मान को नोट करते जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर तीव्रता कितनी रखी? I1 तीव्रता के लिए धारा कितनी है? नोट कर ली, 2 माइक्रो एम्पियर मान लो। फिर मैंने तीव्रता को I1 से बढ़ाकर कितना कर दिया? I2 तीव्रता के लिए धारा नोट कर ली, I3 तीव्रता के लिए धारा नोट कर ली, I4 तीव्रता के लिए धारा नोट कर ली। इस प्रकार तीव्रता को बढ़ाते जाते हैं और उसके संगत धारा के मान नोट करते जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त तीव्रता और धारा के विभिन्न मानों के बीच में क्या खींचते हैं? ग्राफ खींचते हैं, जो कि निम्न प्रकार का प्राप्त होता है। तो अब आपको 11वीं क्लास में हम सिखाते हैं कि कोई भी ग्राफ अगर खींचते हैं हम तो उसमें x अक्ष पर क्या लेते हैं? स्वतंत्र चर, और y अक्ष पर परतंत्र चर। तो आपको पता है अगर हम प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा रहे हैं तो उसके हिसाब से धारा बढ़ रही है, तो धारा है वो तीव्रता पर निर्भर करती है। या फिर अगर हम प्रकाश नहीं डालेंगे तो धारा तो प्रवाहित होगी नहीं, तो धारा किस पर निर्भर करती है? तीव्रता पर। तो तीव्रता यहाँ पर क्या है? स्वतंत्र चर है, तो स्वतंत्र चर को हमेशा किस पर लिया जाता है? x अक्ष पर। तो x अक्ष पर मैंने क्या ले लिया? प्रकाश की तीव्रता। ठीक है बेटे, प्रकाश की तीव्रता। और y अक्ष पर हमने क्या ले ली? प्रकाशिक धारा, या आप क्या लिख सकते हो? प्रकाश विद्युत धारा लिख सकते हो। ठीक है, अब तीव्रता को बढ़ाते जाते हैं और धारा के मान नोट करते जाते हैं। इस प्रकार प्रकाश की तीव्रता और धारा के विभिन्न मानों के बीच में ग्राफ खींचते हैं, जो कि निम्न प्रकार का प्राप्त होता है। भाई जब तीव्रता ये I है और धारा को स्मॉल I से कह दिया, जब तीव्रता इतनी है तो धारा इतनी है। तीव्रता को मैंने इतना बढ़ाया, फिर धारा इतनी बढ़ गई, तीव्रता और बढ़ाई तो धारा और बढ़ गई। तो इस प्रकार तीव्रता को बढ़ाते जाते हैं और धारा के मान नोट करते जाते हैं। फिर इस प्रकार प्राप्त तीव्रता और धारा के विभिन्न मानों के बीच में ग्राफ खींचते हैं, जो कि निम्न प्रकार का प्राप्त होता है। तो अब इस ग्राफ से आपको पता लग रहा है कि धारा पर प्रकाश की तीव्रता का क्या प्रभाव होता है। तो अब हम क्या लिखेंगे? इस ग्राफ का वर्णन, ये ग्राफ बना करके क्या लिखेंगे? ग्राफ का वर्णन करो, बताओ क्या बोलेंगे? उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि जैसे जैसे आपतित प्रकाश की तीव्रता को क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है, तो प्रकाश विद्युत धारा का मान भी क्या होता है? उसी अनुपात में बढ़ता है। अर्थात प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के क्या होती है? समानुपाती होती है। भी जैसे जैसे तीव्रता बढ़ेगी वैसे वैसे धारा बढ़ेगी। आपने 10वीं क्लास में विभव और धारा के बीच में ग्राफ खींचा था, ओम का नियम पढ़ा था। तो आपने कहा था कि विभव है वो परिपथ में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। किसी चालक तार के सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर भी प्रकाश विद्युत धारा है वो प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं, मतलब अर्थात आपतित फोटोनों की संख्या को बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की क्या बढ़ती है? संख्या बढ़ती है। यानी कि तीव्रता बढ़ाने का मतलब क्या है? आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ना। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की क्या बढ़ती है? संख्या बढ़ती है। तो ये आपका अध्ययन हो गया किस पर? प्रकाश विद्युत धारा पर। किसका अध्ययन हो गया? तीव्रता का। तो इसमें ब्रैकेट में आप ये लिख सकते हो, प्रकाशिक धारा को अपन निरूपित करते हैं स्मॉल I से, और प्रकाश की तीव्रता को निरूपित करते हैं हम कैपिटल I से। ये बात आपको समझ में आ गई? दिखाई दे रहा है ना आपको अच्छे से? ठीक है बेटा। अब अगला जो टॉपिक है वो क्या है? अगला जो टॉपिक है वो हमारा प्रकाश विद्युत धारा पर किसका प्रभाव? विभव का प्रभाव देखेंगे। प्रकाश विद्युत धारा पर किसका प्रभाव देखेंगे? विभव का प्रभाव देखेंगे। तो ये जो प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव है ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि वो काफ़ी थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाता है, तो ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हम अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे धारा पर किसका प्रभाव? विभव का प्रभाव। यानी कि यहाँ पर तो हमने धारा पर किसका प्रभाव देख लिया? तीव्रता का। अब की बार इस धारा पर किसका प्रभाव देखेंगे?
विभव का। फिर धारा पर किसका प्रभाव देखेंगे? आवर्ती का प्रभाव देखेंगे। बात आ गई आपको समझ में? ठीक है। अब आपको नोट्स इस चैप्टर के PDF के रूप में मिल जाएंगे, तो आपको अपनी नोट्स की कॉपी में सुंदर सुंदर आपको क्या लिखने हैं? नोट्स लिखने हैं। यहाँ से आपको ये चैप्टर समझना है और आपका इस ऐप के माध्यम से टेस्ट होगा। एक टेस्ट आपका कल भी है, जैसे कल 3 जुलाई है तो कल आपका टेस्ट रहेगा। वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सूचना दी जाएगी। वो एक तरीके से ट्रायल है कि भाई आप किस प्रकार से टेस्ट दे सकते हैं। उसमें रैंक भी आएगी आपके कितने मार्क्स आए हैं, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, वो सारे उसमें रहेंगे। और इसके बाद में हम आपका जो टेस्ट का है वो एक टाइम टेबल बना देंगे, तो उसके हिसाब से आपके टेस्ट हुआ करेंगे। तो बेटा देखो, इस ऐप के माध्यम से हम आपको ये रिकॉर्डेड वीडियोस दे रहे हैं। अब रिकॉर्डेड वीडियोस की एक ही नेगेटिविटी मान सकते हो कि अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो वो आप हम लोगों से कैसे पूछोगे, उसी टाइम आप नहीं पूछ सकते। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि अब जैसे आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप इसको दोबारा से प्ले करके देखो, 10 बार 20 बार कितनी बार भी देख सकते हो, और जब आपके पास टाइम हो तब आप ये वीडियोज़ देख सकते हो। ये इसके फ़ायदे हैं। अब हम जो डाउट हैं वो कैसे क्लियर करेंगे? तो हम क्या करेंगे कि जो आपका 1 महीने का जो प्लान है उसमें आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की एक क्लास महीने में, ठीक है ना, जैसे फिजिक्स की पूरे महीने में एक लाइव क्लास आएगी। उस लाइव क्लास में मैं आपसे, जैसे ये चैप्टर मैंने करवा दिया और इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में मैं आपके सामने लाइव आऊँगा, तब आप मेरे सामने जुड़ोगे, लाइव जुड़ोगे मुझसे। तब मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा आपको इस चैप्टर में कौन सा ही टॉपिक में दिक्कत आई है, आपके क्या क्वेश्चन है, क्या बात आपको पूछनी है, तो वो हम आपको बता देंगे। तो आपका टॉपिक और चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। नोट्स आपको इसमें मिलेंगे तो आप नोट्स की कॉपी में लिख लोगे। उसके अलावा आपके टेस्ट भी होंगे, सब्जेक्टिव टेस्ट भी लेंगे हम और ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी लेंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बोलिए कि इस ऐप से जुड़ें। इसका नाम मात्र हमने शुल्क रखा है। और जैसे ये अब कोरोना है, ये कोरोना की वजह से आपकी पिछले साल भी पढ़ाई ख़राब हुई थी। अब आगे चल कर के सिलेबस में कितना भी कमी करे या बढ़ोतरी करे वो एक बाद की बात है, लेकिन हमें पूरा सिलेबस तो करेंगे तो वो हमें जीवन में आगे फ़ायदा होगा, उस चीज़ का नुकसान नहीं होगा। तो आप लोगों का जो बेस है वो कमज़ोर रह जाएगा बेटा, इसलिए आप पूरा का पूरा सिलेबस करने का प्रयास करें। ये नया सिलेबस है, NCERT का सिलेबस लागू हुआ है इस बार से। और भगवान न करे कि ऐसा हो कि पूरे साल ही आपको हो सकता है ऑनलाइन पढ़ाना पड़े। अगर पूरे साल ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा तो इन ऑनलाइन क्लासेस के आधार पर और ये जो ऑनलाइन टेस्ट है इनके आधार पर ही आपकी जो मार्किंग है वो की जाएगी। तो इसलिए आप ऑनलाइन क्लासेस की महत्ता को, इम्पोर्टेंस को समझें। अपने जो साथी हैं चाहे वो किसी भी स्कूल के क्यों ना हो, उनको भी आप इस क्लास से, इस ऐप से ज़्यादा जुड़ने के लिए कहें। धन्यवाद।